हेलो हेलो हेलो। नमस्कार स्टूडेंट, मैं कपिल कुमार। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कैसे हो स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कार्बन एंड्स कंपाउंड्स 10th सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, अगर आप स्टेट बोर्ड के भी हैं, अगर मान लो किसी भी बोर्ड के, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट वही रहता है स्टूडेंट। और ये 10th सीबीएसई बोर्ड का 4th चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड्स, उसका ये सेकंड लेक्चर है स्टूडेंट। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आप अच्छे से देखिए, तभी आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, स्किप मत करिएगा, आप सारे लेक्चर को फॉलो करिए अच्छे से। ठीक है, स्किप कर करके मत देखिए। ठीक है, बीच से मत देखिए, नहीं तो आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम होगा आपको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना देर किए। मैं कपिल कुमार। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। ठीक है, भूला मत करिए आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना देर किए। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं आज। ठीक है स्टूडेंट, देखो दो तरह के कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन सोर्स क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन सोर्स क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में ऑर्गेनिक कंपाउंड से मेन कौन सा एलिमेंट रहता है स्टूडेंट? कार्बन रहता है। ठीक है, कार्बन आइटम। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अपार्ट फ्रॉम कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन अदर एलिमेंट्स। कार्बन के अलावा भी ये सारे एलिमेंट को कंटेन करता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन सा? मेनली याद रखो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से मेनली बेस क्या होता है? कार्बन। और उसके साथ में सबसे ज़्यादा अगर कोई एलिमेंट रहता है तो वो होता है हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे मेन क्या है? हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी क्या होता है स्टूडेंट? हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे एलिमेंट भी अटैच रहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉर्म करते हैं ये भी। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की है, सबसे पहले कौन सा थ्योरी आया था? वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स का ये मानना था, वाइटल फोर्स थ्योरी का ये मानना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ही ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन सोर्स हैं। ठीक है, यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, नॉन लिविंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मिल सकता है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर इस थ्योरी को पढ़ते हैं पहले स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नीड्स अ वाइटल फोर्स फॉर देयर फॉर्मेशन। दिस वाइटल फोर्स ओनली प्रेजेंट इन लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, बोला ही जा रहा है स्टूडेंट इस थ्योरी के हिसाब से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए क्या जरूरी है? एक वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स जो होता है ये सिर्फ लिविंग एनिमल्स और प्लांट में ही पाया जाता है, ये फोर्स, वाइटल फोर्स। ठीक है, जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म होता है। ठीक है, मिलता है जिससे। समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट बताया गया वाइटल थ्योरी में। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी में। लेकिन ये थ्योरी जो है बाद में रिजेक्ट हो जाता है, और इसको रिजेक्ट कौन करते हैं स्टूडेंट? वोलर एक साइंटिस्ट है। उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन्होंने उसे लैब में प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, लेकिन पहले जो है ये नहीं मानना था किसी का कि लैब में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर्ड किया जा सकता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो सारे होते हैं वो सारे लैब में प्रिपेयर किए जाते थे पहले। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लैब में प्रिपेयर करके इन्होंने दिखा दिया वोलर। इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट? अमोनियम साइनेट लिया था। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH4CnO। अमोनियम, ये CnO क्या होता है? साइनेट होता है। और इन्होंने हीट किया जब इसे, तो क्या फॉर्म हुआ स्टूडेंट? NH2CO NH2, यानी कि यूरिया का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब ये नहीं होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्राइटेरिया नहीं होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। हाँ, ये क्राइटेरिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मेटल के एक्सेट्रा आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन बट दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारे कार्बन कंटेन करते हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं, इसे आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा गया स्टूडेंट? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे मेन बेसिक क्या होता है? बेस मेन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स किससे कंपोज रहता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन से। नाम से समझ में आ रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉडर्न डिफिनेशन क्या है? हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसे हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, ज़्यादा डिटेल जो है 11-12 में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बहुत बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बेसिक बहुत। इसके बाद देखो स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम पहले ही कह चुके हैं सबसे मेन एलिमेंट कौन सा है? कार्बन है। तो कार्बन में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? कुछ तो प्रॉपर्टी है कार्बन में जिसके लिए पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से मेन बेसिक एलिमेंट कौन सा होता है? कार्बन होता है, जिसके लिए पूरा केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा जाता है इसके लिए। तो कार्बन में कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी पाया जाता है उसे हमें देखना है स्टूडेंट। ठीक है, तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टर विच मेक इट टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। देखो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, डिस्कवरी हो चुकी है अभी के समय में बहुत सारे मिलियंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी हो चुकी है। ठीक है, आ रहा है समझ में? मतलब कार्बन जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, बनाता है। इसका मतलब ये हुआ। तो अब यहाँ पर कार्बन में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? दो प्रॉपर्टी बेसिक होती है कार्बन में, जिसके चलते पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इतना मिलियन सारा बन चुका है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने सारे बन चुके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो कार्बन में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसी कौन सी खासियत है? तो पहला कौन सा इसका प्रॉपर्टी होता है? टेट्रावैलेंट ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। यानी कि कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंसी नेचर का होता है। टेट्रावैलेंसी यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 कैसे होती है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट 6 और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2,4। यानी कि कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है? और 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये क्या करता है कार्बन? ये शेयरिंग करता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के साथ में। यानी कि कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है? इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं और कार्बन जो है चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर करता है दूसरे के साथ में, दूसरे एटम के साथ में। यानी कि कार्बन जब बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचता है, एक भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं बचता है बॉन्ड बनाने के बाद में। सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? यूज हो जाते हैं, शेयर हो जाते हैं। यानी कि लोन पेयर एक भी नहीं बचता है। ठीक है, लोन पेयर यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए रहते हैं उनको कहते हैं लोन पेयर। समझ में आ रहा है? देखो स्टूडेंट, लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर क्या करता है? अगर मान लो लोन पेयर है, लोन पेयर जो होता है जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग, उसे लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर के रहने से स्टूडेंट स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, एटम एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम हो जाती है लोन पेयर के रहने से। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्योंकि लोन पेयर एक एटम में अगर लोन पेयर है, दूसरे एटम में भी क्या एक लोन पेयर है, तो उनके बीच में क्या होगा? लोन पेयर के बीच में रिपल्सन चालू हो जाएगा। क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का बना होता है, दूसरे एटम के पास जो भी लोन पेयर वो भी इलेक्ट्रॉन का ही बना हुआ है। और इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है? नेगेटिव, दोनों सेम चार्ज के होते हैं और एक दूसरे क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। जिसके चलते क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग का चांस ज़्यादा रहता है, यानी कि बॉन्ड स्टेबल नहीं रहता है वो फिर। ठीक है, लेकिन कार्बन में कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, इसीलिए कार्बन का जो एटम होता है, ये कार्बन जो होता है बहुत सारे बॉन्ड को बना लेता है। ठीक है, ये एक रीज़न है बॉन्ड बनाने का। दूसरा देखो स्टूडेंट क्या है, क्या पॉइंट है? कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ द सेम एलिमेंट इज कॉल्ड कैटिनेशन। यानी कि अपने जैसा आइडेंटिकल बॉन्ड बनाना, उसे कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है, कोई भी सिंगल एटम अगर हो तो अपने जैसा आइडेंटिकल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं कैटिनेशन कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट? ठीक है, और कार्बन जो होता है स्टूडेंट याद रखना, कार्बन का कैटिनेशन पावर सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये इस काम में कार्बन जो है बहुत ही ज़्यादा आगे है। मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में होती है। ठीक है, यानी कि कार्बन जो है अपने जैसा आइडेंटिकल बॉन्ड बहुत ज़्यादा बना सकता है, यहाँ तक 100,000, ठीक है, और 10,000 तक मतलब लॉन्गेस्ट चेन बना लेता है। ठीक है, कार्बन 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 का इस तरह से चेन, उसे कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। यहाँ देखो दिखाया गया स्टूडेंट, कार्बन कार्बन का बॉन्ड यहाँ दिखाया गया स्टूडेंट। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट? और इस तरह से, ठीक है, ये कार्बन कार्बन का स्ट्रेट चेन है ये। ठीक है स्टूडेंट, ये कार्बन कार्बन का ब्रांच चेन है, यहाँ पर जो कार्बन यहाँ पर भी है, और ये कार्बन कार्बन क्या है? साइक्लिक चेन है ये। ठीक है, ये भी साइक्लिक चेन है। ठीक है, आ रहा है समझ में? साइक्लिक यानी कि रिंग चेन। ठीक है, आ रहा है समझ में? और इसको याद रखना है आपको स्टूडेंट। ठीक है, समझना है इसको अच्छे से। इसके बाद और इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन कैसे बनता है, क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम की, बात करते हैं। देखो दो तरह की सिस्टम है।
पहला क्या है, ट्राइबल सिस्टम। ट्राइबल सिस्टम का मतलब होता है ओल्ड सिस्टम जो पहले थी। उसके बाद कौन सा सिस्टम है, आईयूपीएसी सिस्टम जो नया अभी आया, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्राइबल सिस्टम। ट्राइबल सिस्टम जो था, इसमें ट्राइबल सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम दोनों ही सिस्टम क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग को करता है, ये नाम लिखता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ठीक है। जिसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नॉमेनक्लेचर यानी कि नाम लिखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्राइबल सिस्टम की बात करते हैं, तो ट्राइबल सिस्टम यानी कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स। ट्राइबल सिस्टम में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता था, उनके सोर्स के अकॉर्डिंग लिखा जाता था नाम, ठीक है। पहला मतलब ओल्ड सिस्टम है ट्राइबल सिस्टम। जैसे कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का नाम कहाँ से आया, इसके सोर्स से आया, यानी कि फॉर्मिका, लैटिन वर्ड है ये। इसका मतलब होता है रेड एंड के स्टिंग में जो होता है एसिड, उसे कहते हैं फॉर्मिका। एसिटिक एसिड का सोर्स में इनका एसिटिका। एसिटिका मतलब होता है विनेगर में जो होता है, सिरका, विनेगर में जो होता है एसिड, उसे कहते हैं, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। इस तरह से सोर्स के अकॉर्डिंग इनका नाम है, ठीक है। लेकिन देखो, लेकिन डे बाय डे क्या हुआ ना, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब डिस्कवर होने लगे, यानी कि लाखों में, मिलियंस में, तो इनका नाम रखना क्या हो जाता, पॉसिबल नहीं था इनका नाम रखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स, उनके सोर्स के आधार पर उनका नाम लिखना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतने वैरायटी में इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी होने लगी तो नाम लिखना मुश्किल हो रहा था, ठीक है, साइंटिस्ट लोगों के लिए। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, एक सिस्टम बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर है वो, और वो किसी का भी नेमिंग डिसाइड करता है वो, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो। लेकिन मेनली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और वो सिस्टम क्या है, आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम का मतलब होता है स्टूडेंट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर्ड एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर्ड एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये सिस्टम जो होता है, ये नॉमेनक्लेचर बताता है। नॉमेनक्लेचर यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम बताता है, कैसे लिखना है, कुछ रूल्स हैं इसके, ठीक है। वो भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे आगे। लेकिन बस ये समझ लो कि नॉमेनक्लेचर जो होता है ना, किसी भी यानी कि नाम लिखना, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसके 4 पिलर्स हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो है उसके लिए 4 पिलर्स हैं, आपको याद रखना है। पहले क्या है, प्रीफिक्स लिखना पड़ता है, उसके बाद वर्ड रूट लिखना पड़ता है, उसके बाद सफिक्स लिखना पड़ता है। सफिक्स से पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा आपको, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। और ये सब डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड रूट की, बात करते हैं वर्ड रूट, यानी कि ये बीच में जो यहाँ पर है वर्ड रूट, मेन यही है। वर्ड रूट क्या होता है, यानी कि अल्क, वर्ड रूट को अल्क भी कहते हैं, ALK, अल्क, ठीक है। अल्क क्यों कहते हैं ये समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। द नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन एटम चेन। वर्ड रूट यानी कि क्या होता है, द नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन, कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन एटम का कंटिन्यूसली, कार्बन एटम का कंटिन्यूसली लॉन्गेस्ट चेन, उसे कहते हैं वर्ड रूट, ठीक है। अगर एक कार्बन किसी कंपाउंड में है कंटिन्यू, एक ही, तो एक ही मतलब, तो उसको मिथ कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन यानी कि 2 कार्बन आइटम अगर है, ठीक है, उसे कहते हैं इथ। अगर 3 कार्बन आइटम किसी कंपाउंड में है तो उसे प्रॉप कहते हैं। अगर 4 कार्बन किसी कंपाउंड में, उसे ब्यूट कहते हैं। अगर 5 कार्बन किसी कंपाउंड में, उसे पेंट कहते हैं। 6 कार्बन किसी कंपाउंड में, उसे हेक्स कहते हैं। 7 कार्बन अगर कंटिन्यू कार्बन 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 7 है इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। याद रखो ये सब, ठीक है स्टूडेंट, अभी आपको याद रखना है, ठीक है, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। आपको याद रखना है, ठीक है, ये सब जो लिखा है यहाँ पर। अगर 8 कार्बन होता है तो उसे कहते हैं ऑक्ट, 9 रहता है तो उसे कहते हैं नोन, 10 रहता है तो उसे कहते हैं डेक, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस किए सफिक्स। सफिक्स में सबसे पहले हम क्या डिस्कस किए, प्राइमरी सफिक्स डिस्कस किए यहाँ पर, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स होता है क्या स्टूडेंट, द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, कार्बन और कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड को बताता है ये प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंगल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स उसके लिए क्या आएगा, एन आएगा, ANE। कैसे इसको यूज करना है आपको परेशान नहीं होना है, हम सब बताएंगे आपको, ठीक है। आप बस याद रखो, सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या रहता है, ANE, एन, बस याद रखो आप अभी के लिए, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड का जो क्लास होता है उस क्लास को हम कहते हैं अल्केन कहते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में, अल्केन कहते हैं इसको, ठीक है। और डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होता है तो उसका सफिक्स आ जाता है इन, यानी कि अल्कीन कैटेगरी का होता है वो, ठीक है। यहाँ से भी समझ सकते हो स्टूडेंट, अल्कीन में लास्ट में क्या, ENE, तो ENE जो सफिक्स है इसीलिए यहाँ पर आया। अल्केन में क्या है स्टूडेंट, ANE है लास्ट में, ठीक है। आ रहा है समझ में, यहाँ देखो स्टूडेंट, और अल्केन में क्या है स्टूडेंट, लास्ट में ANE है, इसीलिए यहाँ पर एन सफिक्स आया। ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें, ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड में ध्यान से देखो क्या है, लास्ट में YNE है, क्या है, YNE, अल्काइन है, ठीक है। और सफिक्स क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए, YNE, आइन, ठीक है।
ये सब कैसे यूज करेंगे, बहुत सिंपल है स्टूडेंट, बहुत ही ईजी है ये, समझ लो। आपको हम बताएंगे क्या करके धीरे धीरे, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है कुछ भी, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो हाइड्रोकार्बन्स की हम बात कर लेते हैं, याद रखना स्टूडेंट, हम अभी दो चीज़ों को डिस्कस किया है, सिर्फ एक वर्ड रूट डिस्कस किया है और क्या डिस्कस किया है, सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स, प्रेफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स बाकी है अभी, ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, रुको अभी। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। देखो स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है स्टूडेंट। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि इस कैटेगरी में आता है स्टूडेंट अल्केन आता है, या और अल्केन का फॉर्मूला अपना खुद का होता है, ये फॉर्मूला एकदम याद कर लो, अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये फॉर्मूला ऐसे मैथ फॉर्मूला होता है, इसे ही फॉर्मूला है CnH2n+2। और अनसैचुरेटेड के कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, अल्कीन और अल्काइन आते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अल्कीन वो होता है, और अल्काइन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। एक लॉजिक याद रखने का ये स्टूडेंट, ध्यान से देखो, अल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, इसमें दो हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n। इसमें फिर से दो हाइड्रोजन को और रिमूव कर दो तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n-2। समझ में आ रहा है, तो इस लॉजिक के हिसाब से आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अल्केन स्टार्ट करते हैं, तो अल्केन ये कैटेगरी स्टार्ट करते हैं। तो अल्केन का हमने यहाँ पर देखो फॉर्मूला लिखा है स्टूडेंट, ठीक है, अल्केन का। तो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, CnH2n+2, ठीक है। सबसे पहले अल्केन में हमने क्या किया, n की =1 पुट किया, इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, n =1 पुट कर दिया, ठीक है। n =1 पुट करने से यानी कि कार्बन कितना हो गया, 1, इस फॉर्मूले में पुट करना है n =1, ठीक है। और H 2 × 1+2 यानी कि क्या आंसर आया इसका, C1H4। और एक कार्बन के लिए इसका नाम क्या होता है स्टूडेंट, मिथ, यहाँ देखो एक कार्बन के लिए क्या होता है, मिथ। और लास्ट में इसका सफिक्स क्या होगा स्टूडेंट, लास्ट में देखो क्या, ये अल्केन कैटेगरी में, इसीलिए इसके लास्ट में सफिक्स जो लगेगा यानी कि प्राइमरी सफिक्स क्या लग जाएगा, एन, इसीलिए क्या लगा है, मिथ प्लस एन, मिथेन। इसके बाद देखो n = 2 पुट किया गया, n = 2 पुट करने से क्या है स्टूडेंट, C2H2 × 2+2 यानी कि C2 2 × यानी कि 4 + 2 6, यहाँ से इस तरह से आ रहा है, ठीक है। और दो कार्बन के लिए क्या होता है स्टूडेंट, इथ, यहाँ देखो इथ लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इथ। और ये सब किस कैटेगरी में आ रहा है, अल्केन कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और लास्ट में सफिक्स क्या आएगा इसलिए इनके लिए, एन, इथेन। और n = 3 पुट करने से इसका फॉर्मूला क्या बना स्टूडेंट, यहाँ पुट करना है हमको, ठीक है, C3H2 × 3+2 यानी कि C3H8। तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, प्रॉप, प्रॉप, क्योंकि कार्बन 3 यहाँ पर है, कार्बन 3 के लिए इसका नाम क्या आता है, प्रॉप। तो प्रॉप और लास्ट में क्या स्टूडेंट, एन, प्रॉप प्लस एन। क्यों एन लग रहा है सब में, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए सफिक्स क्या लगेगा स्टूडेंट, एन लगेगा, हमने पहले यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब इनका देखो स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया, ठीक है। मिथेन का स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है मिथेन का। कार्बन और कार्बन याद रखना स्टूडेंट 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट आपको। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाया, ठीक है। इथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, देखो स्ट्रक्चर बनाना बहुत सिंपल है स्टूडेंट, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म करना बहुत सिंपल है। आपको स्ट्रक्चर हम फिर से बना के दिखा देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इन सब स्ट्रक्चर को बना देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मिथेन तो हम बना दिए, इसका इथेन को कैसे बनाना है आपको, इथेन यानी कि ये C2H6, यहाँ करना है कि आपको दो कार्बन को पहले सिंगल सिंगल ऐसे बॉन्ड बना लेना है, ठीक है। अब याद रखो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, ठीक है। एक बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है और 3 बॉन्ड अभी इसे और बनाना है इस कार्बन को। तो क्या करेगा ये, एक यहाँ से हाइड्रोजन ऐड करेगा, यहाँ हाइड्रोजन फिल होगा एक, और एक यहाँ फिल होगा। ध्यान से देखो, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, अब इस कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, जिसमें से एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना चुका है ये। तो एक यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और एक यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ऐसे बनाते हैं स्टूडेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को, ठीक है। प्रोपेन का भी ऐसे ही आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल है प्रोपेन का भी, ठीक है। देखो इसके बाद हम बात करते हैं अल्कीन की बात करते हैं, ठीक है। अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम करवाएंगे आपको, ठीक है, अल्केन अल्कीन अल्काइन में, लेकिन अभी जस्ट आज बेसिक बता रहे हैं आपको, ठीक है। अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक है। और याद रखना अल्कीन या अल्काइन में मिनिमम 2 कार्बन आपको पुट करना पड़ेगा, n = 1 यहाँ नहीं पुट कर सकते हो, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो मिनिमम 2 कार्बन चाहिए आपको, ठीक है। तो इसीलिए n = 2 हमने पुट किया यहाँ पर, और n = 2 पुट करने से इस फॉर्मूले में क्या हो गया, ये फॉर्मूला C2H2 × 2 यानी कि C2H4, यानी कि इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, यहाँ देखो स्टूडेंट ध्यान से, 2 यानी कि 2 कार्बन के लिए इथ आता है, इथ लिख दिया गया। इसके बाद अल्कीन का सफिक्स क्या होता है लास्ट में, क्या, इन। अल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है स्टूडेंट, इन।
तो इसीलिए यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा गया, इथ प्लस इन, इथीन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आप लोगों को। इसके बाद n=3 यहाँ पर पुट करो, n=3, n=3 पुट करने से ये फॉर्मूला क्या बना, C3H2 यानी कि C3H6। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, 3 के लिए क्या आता है, प्रॉप आता है। कार्बन 3 हो तो क्या आता है इसके लिए, प्रॉप। और लास्ट में आपको क्या जोड़ देना है, अल्कीन कैटेगरी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो लास्ट में इन जोड़ देना है इसमें, ठीक है। लास्ट में क्या जुड़ गया, प्रोप में इन, यानी कि प्रोपीन इसका नाम हो गया। n=4 पुट किया गया यहाँ पर, n=4 पुट करने से क्या आया यहाँ पर फॉर्मूला, C4H2 यानी कि C4H8, और इसका नाम क्या होगा, ब्यूट प्लस इन यानी कि ब्यूटीन, ठीक है, ऐसे बनाया गया। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका, ठीक है। 2 कार्बन यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखो पहला इथिन बनाते हैं, पहला स्ट्रक्चर हम इथिन का बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इथिन को ध्यान से देखो, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है इस केस में, ठीक है। तो मिनिमम एक कार्बन कार्बन के बीच में आपको एक ही सिर्फ क्या करना है, डबल बॉन्ड बना लेना है इस तरह से, ठीक है। अब बाकी जो हैंड इसके रह गए, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड यहाँ बना लिया हाइड्रोजन के साथ में, बाकी सारे हैंड को किससे फिल करना है, आपको हाइड्रोजन से फिल करना है, और एक बॉन्ड यहाँ बना लेगा। देखो ये कार्बन 2 बॉन्ड इसके साथ बनाया था दूसरे कार्बन के साथ में, एक हाइड्रोजन के साथ बनाया और एक इस हाइड्रोजन के साथ बनाया, यानी कि 4 बॉन्ड इसका कंप्लीट है। अब ये कार्बन क्या करेगा, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ दूसरे के साथ बनाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बना लिया, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा इथिन का। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोपीन की, हम बात करें प्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, सिंपल है बहुत स्टूडेंट। पहले कार्बन कार्बन के 3 बॉन्ड को ऐसे बना लो सिंगली, और किसी भी बॉन्ड के बीच में डबल कर दो किसी बॉन्ड को, ठीक है, ऐसे। अब ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका ऑलरेडी, तो एक हाइड्रोजन के साथ में यहाँ बनाएगा बॉन्ड और एक यहाँ बनाएगा, देखो 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब दूसरे कार्बन की बात करते हैं, ये कार्बन देखो 2 बॉन्ड इस लेफ्ट कार्बन वाले के साथ बनाया डबल बॉन्ड, और एक सिंगल बॉन्ड राइट कार्बन के साथ बनाया, यानी कि एक और बनाएगा बॉन्ड, क्योंकि 3 तो बना ही चुका है, एक और बनाएगा बॉन्ड, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, ठीक है, एक और बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इसके बाद इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन देखो एक सिंगल बॉन्ड पहले से बना चुका है, तो इसको और 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बना लेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, तो बनाना बहुत ईजी है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है स्टूडेंट, ठीक है। और आगे के लेक्चर में, इसके बाद के लेक्चर में हम अल्काइन डिस्कस करेंगे, ठीक है, और सारे फंक्शनल ग्रुप को, प्रीफिक्स को, सबको समझेंगे, नॉमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। आप स्किप मत करिए, ठीक है, सारे लेक्चर को ध्यान से देखिए, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं कपिल कुमार स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए स्टूडेंट, ठीक है। और मैं फिर से मिलता हूँ आपसे स्टूडेंट, ठीक है, नए लेक्चर के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ में, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट, थैंक यू।